हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो एक लंबी कहानी है। कहानी का नाम है दो जासूस और अनोखा रहस्य। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक मर्डर मिस्ट्री है। ये आपको रहस्य और रोमांच की दुनिया की सैर कराएगी। कदम कदम पर बिखरे रहस्यों और उलझनों के जाल में आप ठीक वैसे ही उलझते चले जाएंगे जैसे मकड़ी के जाल में उसके शिकार फंसते जाते हैं। इस अनोखी पहेली को सुलझाने के लिए कमर कसकर आगे आई है हमारे दो जीनियस जासूसों की जोड़ी, जिनके नाम हैं साहिल और फैजल। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं और पक्के दोस्त भी हैं। तो ये टीनेजर, लेकिन इनकी अक्लमंदी का लोहा बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी मानते हैं। कहानी को लिखा है खुद मैंने, और कुछ अरसा पहले ये दिल्ली प्रेस की टीनेजर्स की फेमस मैगजीन सुमन सौरभ में इसी नाम से पब्लिश हो चुकी है। अपने चैनल में इसे शामिल करने की परमिशन देने के लिए मैं दिल्ली प्रेस और उनके मेन एडिटर की बहुत आभारी हूँ। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दो जासूस और अनोखा रहस्य। साहिल, साहिल, उठो, आज सोते ही रहोगे क्या? अनीता की आवाज सुनकर साहिल नींद भरी आवाज में झुंझलाते हुए बोला। क्या माँ, तुम भी? आज छुट्टियों का पहला दिन है, आज तो चैन से सोने दो। अच्छा ठीक है, सोते रहो। मैं तो इसलिए उठा रही थी कि फैजल तुमसे मिलने आया था। चलो कोई बात नहीं, उसे वापस भेज देती हूँ। इतना कहकर शरारत से मुस्कुराते हुए अनीता वापस दरवाजे की ओर मुड़ गई। उसकी ये बात सुनते ही साहिल को जैसे बिजली का करंट लग गया। फैजल आया है इतनी सुबह सुबह? जरूर कोई खास बात है, मैं अभी जाकर देखता हूं। और वो लगभग दौड़ता हुआ बाहर के कमरे में पहुंच गया। क्या बात है फैजल, कोई केस आ गया क्या? अच्छा, तो इसलिए आप नींद में ही उठकर भागे चले आ रहे हैं? अरे भाईजान, केस से भी ज्यादा धांसू चीज है मेरे पास। हाथ में पकड़ी चिट्ठी को लहराते हुए फैजल ने कहा। क्या है ये, किसका लेटर है? अनवर मामू जान का, वही जो रामगढ़ में रहते हैं। उन्होंने छुट्टियां बिताने के लिए हम दोनों को वहां बुलाया है। क्या बोलता है, बोल, चलेगा ना? अरे नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई मना करने वाली बात है भला? और वैसे भी अगर हमने मना किया तो मामू का दिल टूट जाएगा ना। अंतिम वाक्य कहते कहते साहिल ने ऐसी शक्ल बनाई कि फैजल की हंसी छूट गई। अच्छा ये बता, जाना कब है? तैयारी भी तो करनी होगी ना? साहिल ने पूछा। 4 दिन बाद मामू के एक दोस्त अब्बू की दुकान से कपड़ा लेने यहाँ आ रहे हैं। 2 दिन वो यहाँ रुकेंगे और वापसी में हमें अपने साथ लेते जाएंगे, फैजल ने बताया। आज है मंगलवार, यानी शनिवार को वो आएंगे और सोमवार को सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। हुर्रे! साहिल जोर से चिल्लाया। कितना सुंदर है पूरा रामगढ़, और फिर नदी से मछलियां पकड़ना और स्विमिंग करना, सारा दिन गलियों में मटर गश्ती करना, मामा की खुली मोटर में खेतों के बीच घूमना, और सबसे बढ़कर मामी की बनाई टेस्टी टेस्टी चीजें खाना। इस बार तो छुट्टियों का मजा ही आ जाएगा। याहू! फैजल जोर से चिल्लाया और एक हाथ कान पर रखकर और दूसरा सामने फैलाकर कव्वाली के अंदाज में बेसुरी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा। चलो बुलावा आया है, मामू ने बुलाया है। अबे तो फिर शुरू हो गया, बंद कर अपना राग और चलने की तैयारी कर जाकर, साहिल ने प्यार से उसे घुड़की देते हुए कहा। जो हुक्म मेरे आका। चिराग के जिन्न की तरह फैजल ने नाटकीय अंदाज में उसे सलाम किया और बाहर निकल गया। साहिल और फैजल बचपन के दोस्त थे। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में उनके दादा दादी के टाइम से बिल्कुल साथ साथ वाली कोठियों में दोनों परिवार रहते आ रहे थे। दोस्ती की ये गांठ तीसरी पीढ़ी तक आते आते
और मजबूत हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के बिना पल भर भी चैन नहीं आता था। लगभग एक ही उम्र के, एक ही स्कूल में 11th क्लास में पढ़ते थे दोनों। साहिल एकदम गोरा चिट्टा और हल्के से भारी बदन का था। उसकी गहरी काली आंखें और सपाट बाल उसके अंडाकार चेहरे पर खूब फपते थे। ऊपर से चौकोर फ्रेम का मोटे मोटे शीशों वाला चश्मा उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देता था। फैजल जो था वो एकदम दुबला पतला था और उसके गाल थोड़े अंदर पिचके हुए थे। उसके बाल घुंघराले ब्राउन थे और आंखें गहरी नीली। सांवला रंग होने के बावजूद उसके चेहरे में ऐसी कशिश थी कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। दोनों को बचपन से ही जासूसी का बड़ा शौक था। दोनों का एक ही सपना था कि बड़े होकर उन्हें एक स्मार्ट और जीनियस जासूस बनना है। इसीलिए हर छोटी बड़ी बात को बारीकी से देखना उनकी आदत बन गई थी। एक बार पड़ोस के घर से कुछ सामान चोरी हो जाने पर दोनों दोस्तों ने खेल खेल में जासूस बनकर चोरी की तहकीकात शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में जब उन्होंने घर के माली को बतौर चोर सबूतों के साथ सबके सामने पेश किया तो सब हैरान रह गए। घर वालों के साथ साथ उस केस पर काम कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर आलोक मजूमदार ने भी उनकी बड़ी तारीफ की। फिर तो छोटे मोटे केसों के लिए इंस्पेक्टर ने उन्हें बुलाकर सलाह लेना शुरू कर दिया और तब से अब तक 8-10 केस सुलझाकर वे थाने के पूरे स्टाफ पर भी अपनी धाक जमा चुके थे। साहिल के घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा था। इसे उन्होंने अपनी वर्कशॉप का रूप दे दिया था। एक मॉडर्न कंप्यूटर में अपराधियों की पहचान करने से रिलेटेड कई सॉफ्टवेयर उन्होंने डाल रखे थे। केसों को सॉल्व करने में ये उनके बड़े काम आते थे। कंप्यूटर के अलावा उनके पास स्पाई कैमरे, नाइट विजन ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्पाई पेन, पावरफुल लेंस वाली दूरबीन और लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल भी थे। पुलिस स्टेशन में ये सब आधुनिक सुविधाएं न होने के कारण इंस्पेक्टर मजूमदार अक्सर उनसे सहायता लेते रहते थे। जासूसी के उनके इस शौक को देखते हुए साहिल के बैंक मैनेजर पिता ने बचपन से ही उन्हें कराटे की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी। 8वीं क्लास तक आते आते दोनों ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे। फैजल के मामू जान अनवर के यहाँ वे पहले भी एक बार जा चुके थे और दोनों को वहाँ बड़ा मजा आया था। इसलिए इस बार भी वे वहाँ जाने के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे। लेकिन सोमवार की सुबह जब खुशी खुशी घर वालों से विदा लेकर वो गाड़ी में बैठ रहे थे, उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही उनकी ये सारी खुशी और सारी एक्साइटमेंट मुसीबत में बदलने वाली है। 6 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद जब वे सब रामगढ़ पहुंचे तो शाम के 4 बज रहे थे। हॉर्न की आवाज सुनते ही अनवर और सकीना अपने दोनों बच्चों जुनैद और जोया के साथ गेट पर आ खड़े हुए। दोनों बच्चे तो दौड़कर उनसे लिपट गए। भाईजान, आप हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? 9 साल की जोया ने पूछा। आप अपने वो जादू वाले पेन और कैमरे लाए कि नहीं? मैंने स्पेशली फोन करके आपको याद दिलाया था। 11 साल का जुनैद अधीरता से बोला। अरे भाई, लाए हैं, सब कुछ लाए हैं, पहले घर के अंदर तो घुसने दो। फैजल हंसते हुए बोला। फिर मामा मामी की तरफ मुड़ते हुए उसने उनका अभिवादन किया। आदाब मामू, आदाब मामी जान। अरे मामू, आप आज क्लिनिक नहीं गए? अनवर के पैर छूने को झुकता हुआ साहिल बोला। अरे कहाँ, तुम दोनों के आने की खुशी में जनाब क्लिनिक से छुट्टी लेकर घर में ही बैठे हैं, मुस्कुराते हुए सकीना ने बताया। चलो अंदर चलकर थोड़ा फ्रेश हो लो तुम लोग, गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ बैठकर बातें करेंगे। अनवर का घर क्या था, पूरी हवेली थी। वो फैजल की अम्मी सायरा का चचेरा भाई था। रामगढ़ में उनकी बहुत सी पुश्तैनी जमीन जायदाद और खेत वगैरह थे, इसलिए वो यहीं रहकर अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता था। वैसे भी रामगढ़ बस नाम का ही गांव था। शहरों वाली सारी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद थीं। कुछ ही देर में साहिल और फैजल फ्रेश होकर आ गए और सकीना चाय नाश्ता लेकर। फिर तो बातों और कहकहों का जो दौर चला तो किसी को समय का होश ही नहीं रहा। बातों बातों में ही अगले दिन घूमने जाने की जगहों का भी फैसला कर लिया गया। अगले पूरे दिन सब लोगों ने खूब सैर सपाटा और मौज मस्ती की। दिन भर के थके मांदे साहिल और फैजल घर आते ही सो गए।
अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। वे दोनों उठकर ड्राइंग रूम में आए। सकीना वहां दोनों बच्चों को नाश्ता करा रही थी। उठ गए तुम लोग? चलो हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारा भी नाश्ता लगा देती हूँ, सकीना ने कहा। मामा कहाँ है मामी? आज जल्दी क्लिनिक चले गए क्या? उबासी लेते फैजल ने पूछा। अरे नहीं, वो तो सुबह सुबह एक फोन आया और उसे सुनकर बड़ी हड़बड़ी में बिना कुछ बताए चले गए, लेकिन अब तो उस बात को काफी देर हो गई, आते ही होंगे। अरे तो आपने पूछा नहीं कि ऐसे कहाँ जा रहे हैं? उसमें चिंता की कोई बात नहीं है साहिल, मरीजों के अक्सर ऐसे फोन आते ही रहते हैं। किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी तो उसने बुलाया होगा, बस और क्या। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अनवर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो काफी थका हुआ और परेशान नजर आ रहा था। आते ही वो धम से सोफे पर गिर पड़ा। क्या बात है अनवर, क्या हो गया? सकीना ने घबराकर पूछा। टेबल पर रखा पानी का गिलास एक ही सांस में खाली करने के बाद अनवर के मुंह से जो शब्द निकले वो किसी बम विस्फोट से कम नहीं थे। पुरानी कोठी वाले मिस्टर अजय मनचंदा का किसी ने कत्ल कर दिया है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। क्या? सबके मुंह से एक साथ निकला। पुरानी कोठी? लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो वो खाली थी, शायद वहां कोई नहीं रहता था, साहिल ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, हम लोग उसके बाहर काफी देर घूमते भी रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, फैजल बोला। हाँ, तुम्हें ठीक याद है फैजल, ये लोग अभी 2-3 साल पहले ही यहाँ रहने आए थे। मियाँ बीवी 2 ही तो लोग थे बस, दोनों अपने आप में ही मगन रहते थे, किसी से ज्यादा मिलते जुलते भी नहीं थे। बेचारी मिसेस मनचंदा का तो रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन कत्ल हुआ था तो वे पुलिस को बुलाते, आपको क्यों बुलाया? सकीना की हैरत अभी भी कम नहीं हो रही थी। मुझे उन लोगों ने नहीं, मेरे पुलिस कमिश्नर दोस्त सिन्हा ने बुलाया था। वैसे तो लाश की हालत से ही साफ पता चल रहा था कि खून हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मैं तो ये सोच सोचकर हैरान हूं कि हमारे इस छोटे से गांव में, जहां सब लोग इतनी शांति और प्यार से रहते हैं, वहां ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है? छोटे मोटे अपराध अलग बात है, लेकिन मर्डर, और वो भी ऐसे अजीब हालातों में। आई एम लिटरली शॉक्ड यार। कहते हुए अनवर की आवाज से हैरानी और तकलीफ के भाव साफ झलक रहे थे। उसकी बातें सुनते हुए साहिल और फैजल की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और उठकर अनवर के पास आकर बैठ गए। अपनी आवाज में शहद घोलते हुए फैजल ने बोलना शुरू किया। मामू जान, क्या हम भी आपके साथ एक बार वहां चल सकते हैं प्लीज? हाँ मामू जान, आपको तो पता है ना कि हमें ऐसे केस सॉल्व करने का कितना शौक है। दूसरी तरफ से उसका हाथ थामते हुए साहिल बोला। पागल हो गए हो क्या? सायरा आपा ने तुम्हें मेरे पास घूमने फिरने भेजा है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें खतरे में डाल दूं? ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो बरखुरदार। अनवर ने दृढ़ता से जवाब दिया। खतरे तक तो हम जा ही नहीं रहे मामू, हम तो बस लाश को देखेंगे और वापस आ जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं, साहिल ने खुशामदी स्वर में कहा। हाँ हाँ मामू, सच में, और फिर वहां इतनी पुलिस और सिक्योरिटी भी तो होगी, उनके वहां रहते हमें कोई क्या कहेगा? कुछ देर पहले आप ही तो कह रहे थे ना कि यहाँ सब लोग प्यार और शांति से रहते हैं, तो ऐसे में कातिल के सिवा हमें और किससे खतरा हो सकता है? और कातिल तो अब तक वहां बैठा नहीं होगा, वो तो कब का रफू चक्कर हो लिया होगा। दोनों एक के बाद एक नए नए नुक्ते निकाले जा रहे थे। काफी देर नानुकुर करने के बाद आखिर अनवर को उनकी जिद के आगे हथियार डालने ही पड़े। अच्छा ठीक है, मैं सिन्हा से बात करता हूँ, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। आधे घंटे बाद जब वे सब तैयार होकर घर से निकले तो साहिल और फैजल के दिलो दिमाग एक अजीब से रोमांच से भरे हुए थे। ये उनके जीवन का पहला मर्डर केस था। जब गाड़ी रानी चौक के चौराहे से राइट को मुड़ी तो फैजल चौंकते हुए बोला,
लेकिन मामू, पुरानी कोठी तो दूसरी तरफ है। अपने ख्यालों में डूबा अनवर बोला, मर्डर उनके घर में नहीं, कहीं और हुआ है। और वैसे भी मिस्टर मनचंदा पिछले 1 हफ्ते से लापता थे। पिछले मंगलवार को मिसेस मनचंदा ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी और तब से पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। आज सुबह सुबह 2-3 लोग राम बाजार के पीछे वाली गली से गुजर रहे थे। गली के आखिरी कोने पर एक अस्तबल है जो बरसों से खाली पड़ा है। वहां कभी कभार कोई भिखारी या नशेड़ी आकर डेरा जमा लेते हैं। उसी अस्तबल में उन्हें अजय की लाश पड़ी दिखाई दी। डरे सहमे उन लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और यहाँ के थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर वाघमारे अब इस केस को संभाल रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि मरते मरते अजय एक संदेश भी छोड़ गया है। आमतौर पर ऐसी हालत में मरने वाला खूनी का नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जो लिखा है वो तो किसी कोड जैसा लग रहा है। पता नहीं किसके लिए ये अजीब और गुप्त संदेश छोड़ के गया है वो। ऐसा क्या संदेश है मामू? दोनों ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। हम बस पहुंच ही रहे हैं, तुम लोग खुद ही देख लेना। इतना कहकर अनवर खिड़की से बाहर देखने लगा। 5 मिनट बाद वे लोग अस्तबल के सामने थे। 6-7 पुलिस वाले और 2-3 न्यूज रिपोर्टर वहां घूमते दिखाई दे रहे थे। उनको देखते ही इंस्पेक्टर वाघमारे वहां आया और गाड़ी में झांकते हुए बोला, अच्छा तो आप दोनों हैं दिल्ली के जासूस। उसने साहिल और फैजल की तरफ हाथ बढ़ाया। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हालांकि उसकी आवाज की उकताहट कुछ और ही कहानी कह रही थी। मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने ही वाला था कि कमिश्नर साहब का फोन आ गया कि आप लोग आ रहे हैं, सो मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए। अंदर का सीन देखकर साहिल को अपना दिल बैठता हुआ सा महसूस हुआ। दरवाजे से थोड़ा अंदर घुसते ही दाहिने हाथ की तरफ लाश पड़ी हुई थी। करीब 50-55 साल की उम्र वाले उस व्यक्ति के कपड़े एकदम मैले कुचैले और जगह जगह से फटे हुए थे। लाश से कुछ दूरी पर सफेद बालों की नकली मूंछ और आईब्रोज मुड़ी तुड़ी खून से सनी हुई पड़ी थी। उसे 2 जगह गोली मारी गई थी, एक पेट पर और एक छाती पर, जहां 2 सुराख बने हुए थे। सुराखों पर और उनके आसपास खून की पपड़ी जम गई थी और अब उन पर मक्खियां भिनक रही थीं। पूरे फर्श पर जगह जगह खून पड़ा हुआ था और महीनों की जमी धूल में जूतों के गड्ढ-मड्ढ निशान और हाथापाई और खींचतान के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये निशान अस्तबल के आखिरी कोने तक जा रहे थे। लाश के उल्टे हाथ की तरफ फर्श पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो कहीं से हल्का और कहीं से गहरा होने के कारण इतनी दूर से साफ नजर नहीं आ रहा था। एक कोने में एक औरत बदहवास हालत में कुर्सी पर बैठी सिसक रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह लाल और सूजी हुई थी। असल जिंदगी में मौत को इतने करीब से देखने का साहिल का ये पहला मौका था। रास्ते भर जो थ्रिल और एक्साइटमेंट वो महसूस करता हुआ आया था, वो सब अचानक यहाँ आते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। उसने नजर उठाकर फैजल की तरफ देखा। उसकी भी हालत वैसी ही हो रही थी। फिल्मों और कहानियों में न जाने कितनी लाशों के बारे में उन्होंने पढ़ा और सुना था, लेकिन आज हकीकत में लाश को देखकर उन्हें बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। ऊपर से मृतक की पत्नी की ऐसी दयनीय हालत देखकर और भी खराब महसूस कर रहे थे। शायद उनके मन की ये बात उनके चेहरे पर भी झलकने लगी थी, क्योंकि तभी उन्हें ध्यान से देखते हुए अनवर ने कहा, अगर तुम लोगों को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो चलो वापस चलते हैं। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। जिंदगी में पहली बार मिले इस मौके को यूं हाथ से गंवा देना तो बेवकूफी होगी। हमें अपनी कमजोरी पर काबू पाना ही होगा। आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिल की बात पढ़ते हुए फैजल ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हम थोड़ा पास से बॉडी को देख सकते हैं इंस्पेक्टर अंकल? वाघमारे ने एक पल सोचा, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, मेरा फिंगरप्रिंट और फोटोज वगैरह लेने का काम तो पूरा हो ही चुका है। तुम पास जाकर जो देखना चाहते हो देख सकते हो। दोनों तेजी से लाश की तरफ लपके
और साइड में लिखे शब्दों पर झुककर उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगे। दूर से जो शब्द साफ नजर नहीं आ रहे थे, पास जाते ही एकदम स्पष्ट हो उठे। लेकिन ये कैसे शब्द थे? वास्तव में तो वे शब्द थे ही नहीं, बस कुछ अक्षरों को उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कैसे भी लिख दिया गया था। इसका भला क्या मतलब हो सकता है? साहिल के मुंह से निकला। मामू की बातों से मुझे लगा था कि कुछ शब्दों को घुमा फिराकर कुछ लिखा होगा, लेकिन ये तो बड़ा ही अजीब है। फैजल किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वाघमारे बीच में कूदा। वही तो, इतनी देर से सोच सोचकर दिमाग का दही हो गया, लेकिन एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है कि मरते मरते इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और बेचारा सब कुछ गलत सलत लिख गया। अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि ये वाकई कोई गुप्त संदेश है, तो भी सवाल ये उठता है कि अजय मनचंदा जैसे इंसान को किसी को इतने गुप्त तरीके से कुछ बताकर जाने की भला क्या जरूरत थी? सीधा साधा इंसान था बेचारा। सालों से मियाँ बीवी शांति से गांव में रह रहे थे, ना कोई बाल बच्चे, ना कोई रिश्तेदार, किसी से ज्यादा घुले मिले हुए भी नहीं थे, बस अपने काम से काम रखते थे। ना कोई इनका दोस्त था, ना दुश्मन। फिर भला किसके लिए संदेश छोड़ते? हालांकि अंतिम वाक्यों तक आते आते वाघमारे ने अपनी आवाज धीमी कर ली थी, फिर भी कोने वाली कुर्सी से आती सिसकियों की आवाज अचानक तेज हो गई। फैजल ने वाघमारे को चुप रहने का इशारा किया और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फर्श पर लिखे शब्दों के 2-3 फोटो खींच लिए। फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर उससे लाश और उसके आसपास का निरीक्षण करने लगा। कुछ फिंगरप्रिंट या शू प्रिंट वगैरह मिले हैं आपको? और आपके हिसाब से खून किस टाइम हुआ होगा अंकल? साहिल ने वाघमारे से पूछा। कुछ खास नहीं मिला। काफी हाथापाई और भागदौड़ होने की वजह से सब कुछ आपस में मिक्स हो गया है। हमने फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जांच के बाद उनसे कोई नतीजा निकल पाएगा। हाँ, जूतों के निशान से इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि वे सिर्फ 2 ही तरह के हैं, यानी मरने वाले के अलावा सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पर और था। तीसरी तरह के कोई निशान मुझे नहीं मिले। और जहां तक खून के टाइम का सवाल है, तो लगता है रात के 3-4 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। बाकी पक्का तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और ये नकली दाढ़ी मूंछ अंकल, इन पर से कोई प्रिंट नहीं मिले? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि कातिल ने जब ये अपने चेहरे पर लगाए होंगे तो उसकी उंगलियों के निशान इन पर आ गए होंगे, और जब अजय ने मरने से पहले इन्हें उसके चेहरे से खींचा होगा तो उसके निशान भी इन पर आ जाने से दोनों निशान मिक्स हो गए हैं। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि ये सारी चीजें कातिल की ही हैं? हो सकता है मरने वाले की हों। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अजय जो 1 हफ्ते से लापता था, वो ये नकली बाल लगाकर यहीं गांव में घूमता फिर रहा था? उसे ये सब करने की भला क्या जरूरत पड़ी थी? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साहिल, फैजल और अनवर इंस्पेक्टर के पीछे पीछे अस्तबल के आखिरी कोने तक पहुंच गए। ये देखो, यहाँ कोने में ये जो निशान हैं, इनसे साफ पता चल रहा है कि कोई आदमी यहाँ सोया हुआ था। यहीं कोने में हमें सफेद बालों की एक विग पड़ी मिली थी। मतलब साफ है कि कातिल यहाँ अपना भेष बदलकर सोया हुआ था, और अजय जो इतने दिनों से लापता था, अचानक यहाँ आया और उसने उसकी विग उतारकर साइड में फेंक दी। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हुई। कातिल ने अजय को गोली मारी। वो बचने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन कातिल ने उसे फिर से पकड़ लिया। जैसे तैसे वो गेट के पास तक पहुंचा, लेकिन तभी कातिल ने दूसरी गोली मार दी और इस बार वो जानलेवा साबित हुई और अजय वहीं गिर पड़ा। उसी छीना झपटी में कातिल के मूंछ और आईब्रो भी उसके हाथ में आ गए होंगे, जो उसने वहीं फेंक दिए होंगे। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर अनवर ने कुछ सोचते हुए कहा, इन सब निशानों को देखते हुए तो आपकी थ्योरी बिल्कुल सही लगती है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अजय जब मरने से पहले ये लिखने की कोशिश कर रहा था, तो कातिल ने उसे रोका क्यों नहीं? वो तो यही समझा होगा कि अजय उसी का नाम लिखने जा रहा है। अजी अनवर मियाँ, कैसी बातें करते हैं? गोली मारते ही वो यहां से रफू चक्कर न हो गया होगा? इंस्पेक्टर बच्चों को समझाने वाले अंदाज में बोला। तभी फैजल ने पूछा, अच्छा अंकल, आपने लाश की तलाशी तो ली होगी, उसमें कुछ सामान मिला? हाँ, मिला तो है,
पर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो केस में हमारी मदद करे। कुछ रुपए और एक मोबाइल फोन और उसका चार्जर, बस यही मिला है। मोबाइल? ये तो बड़े काम की चीज है। उससे तो हमें पता चल सकता है कि जब से वो लापता थे तब से उन्होंने किस किस से बात की। उससे हमें कोई क्लू मिल सकता है, साहिल उत्साहपूर्वक बोला। वाघमारे ने ना में सिर हिला दिया। कुछ भी नहीं, मैंने फोन चेक किया है, उसमें कहीं से कोई कॉल नहीं आई है और ना ही कोई कॉल की गई है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ना तो वो मोबाइल अजय का है और ना ही उसका नंबर। अच्छा, क्या आपने सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेक किए? ओ, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो क्या है ना, सुबह से बिना कुछ खाए पिए यहीं ड्यूटी बजा रहे हैं। एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई है, इसलिए दिमाग जरा काम नहीं कर रहा है। कुछ झेंपते हुए वाघमारे बोला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अंकल, ये केस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं से कोई भी कड़ी जुड़ ही नहीं रही है। हाँ वही तो, साला कुछ समझ ही आके नहीं दे रहा है। अब तो मिसेस मनचंदा से अजय के पास्ट के बारे में अच्छी तरह पूछताछ किए बिना कुछ भी पता लगाना असंभव लग रहा है। आपने अब तक उनसे पूछताछ नहीं की? उनकी हालत देखकर मैंने कल तक इसे टालना ही मुनासिब समझा। कल उनके घर जाकर बात करूंगा। ठीक है, मैं बस 2 मिनट के लिए लाश को नजदीक से देखना चाहता हूं, फिर आप उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं, साहिल बोला। और शांति से चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, फैजल ने सुर में सुर मिलाया। साहिल ने उसकी ओर देखकर आंखें तरेरी और दबी मुस्कान के साथ लाश की ओर बढ़ गया। रास्ते में एक जगह रुककर उसने जमीन पर झुककर देखा और उसका एक चक्कर लगाया। लाश के पास जाकर फिर वो कुछ देर तक बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। फिर उसने उसके माथे और पूरे मुंह पर धीरे से हाथ फिराया। ब्लडी हेल! उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो खड़े होते हुए बोला, 2 बातें मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहला ये कि जिसने ये कत्ल किया है उसके पैर काफी बड़े साइज के हैं, और दूसरा, ये नकली दाढ़ी मूंछ और विग कातिल के नहीं, मिस्टर अजय के हैं। क्या? कैसे? किस बेस पर कह सकते हो तुम ये सब? एक साथ फैजल, अनवर और वाघमारे की आवाजें आईं। ये देखिए, लाश के पैर में जो जूते हैं वो 10 नंबर के हैं। वहां थोड़ी दूर पर जहां दोनों की लड़ाई हुई, वहां वैसे तो दोनों जूतों के निशान गडमड हैं, लेकिन एक जगह पर एक निशान थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है। उसका डिजाइन इनके जूते से अलग है और वो निश्चित रूप से इस जूते से बड़ा भी है, यानी कम से कम 11 नंबर का तो वो है ही। आमतौर पर लोगों के जूतों के साइज 8 या 9 होते हैं, तो ये नॉर्मल से कुछ ज्यादा बड़े साइज के पैरों वाला कोई आदमी है। और रही बात विग और दाढ़ी मूंछ की, तो जरा इनकी आईब्रो, कनपटी, ठोड़ी और नाक के नीचे हाथ लगाकर देखिए। सब जगह पर आपको हाथ हल्का सा चिपकता हुआ महसूस होगा। ये उस ग्लू की वजह से है जिससे ये चीजें चेहरे पर चिपकाई जाती हैं। वाघमारे ने तुरंत चेक किया और पाया कि साहिल की दोनों बातें बिल्कुल सही थीं। उसकी और पास खड़े दूसरे पुलिस वालों की आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। वाह बेटा, तुम तो बड़े अक्लमंद हो। अजी, अभी आपने हमारी पूरी अक्लमंदी देखी ही कहाँ है। अभी तो देखते जाइए आगे आगे और क्या क्या होता है। फैजल अपने चिर परिचित अंदाज में चहका। सब लोग हंस पड़े। अच्छा तो अब चलें? अनवर ने पूछा। हाँ चलिए मामू। और अंकल, आप इनके फोन से कॉन्टैक्ट्स के साथ फोन कंपनी से कॉल और मैसेजेस के रिकॉर्ड भी निकलवा लीजिएगा। उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा, फैजल बोला। और सब लोग अस्तबल से बाहर निकल आए। लेकिन वे लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि काले चश्मे से ढकी 2 आंखें अस्तबल के पिछवाड़े से उन्हें ही घूर रही थीं। पूरे रास्ते फैजल बेचैनी से बार बार घड़ी देखता रहा। घर पहुंचते ही जुनैद से एक कागज और पेन लेकर वो तुरंत अपने कमरे में घुस गया। साहिल भी उससे केस के बारे में बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उसने उसे वहीं रोक दिया और थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। साहिल को ये बात बड़ी अजीब लगी। इतना मुश्किल और इंटरेस्टिंग केस उनके सामने आया था और फैजल बात करने की बजाय उससे कन्नी काट रहा था। बुरा सा मुंह बनाते हुए वो हॉल में जाकर बैठ गया।
मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि फैजल विजयी भाव से मुस्कुराते हुए बाहर आया, जहां बाकी सब लोग बैठे हुए कत्ल के बारे में ही बातें कर रहे थे। आते ही उसने जैसे धमाका किया, मुझे पता है अजय मरते वक्त जो मैसेज छोड़ गया है उसका क्या मतलब है। सब ऐसे उछल पड़े मानो आसपास कोई बम फटा हो। क्या? कैसे? इतनी जल्दी? लेकिन पता कैसे चला? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुमने पता लगाया कैसे? जूलियस सीजर की मदद से, शरारती मुस्कान बिखेरते हुए फैजल ने जवाब दिया। जूलियस सीजर, जो सैकड़ों साल पहले रोम का राजा था? पागल हो गए हो क्या? वो भला कैसे तुम्हारी मदद करेगा? अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं अभी सारी बातें आपको समझाता हूं। बात यह है कि जब मैंने पहली बार अजय का मैसेज पढ़ा था, मैं तभी समझ गया था कि ये कोई अनाप शनाप बकवास नहीं है, बल्कि एक कोड है। और जरूर अजय कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है, वरना उसे कोड इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। वहां मैंने इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले उसे डीकोड करके ये बात पक्की करना चाहता था कि कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है। इसीलिए मैं अपने फोन में उसका फोटो खींच लाया था और आते ही मैं उसे सॉल्व करने में जुट गया। और देखिए, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये वाकई में एक कोड है जिसे सीजर साइफर कहते हैं। रोमन राजा जूलियस सीजर का नाम तो आप सबने सुना ही है। वो अपने गुप्त संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस कोड का उपयोग करता था। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें जो भी शब्द आपको लिखना होता है, उसके हर अक्षर को एक फिक्स नंबर तक आगे या पीछे खिसकाकर लिखते हैं। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है मर्डर, यानी MURDER। इसे लिखने के लिए मैंने कोड सोचा 2 प्लेस आगे। तो इसका मतलब ये होगा कि मर्डर शब्द के सारे लेटर्स को मैं 2 प्लेस आगे खिसकाकर लिखूंगा, यानी M की जगह O, U की जगह W, R की जगह T। तो इस तरह से मेरा ये नया शब्द बन जाएगा OWTFGT। इसे हम कहेंगे 2 का राइट शिफ्ट, क्योंकि हमने लेटर्स को राइट की तरफ खिसकाया है। अगर मैं 8 प्लेस का लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो मेरा शब्द मर्डर बन जाएगा EMJVWJ, क्योंकि हम 8 लेटर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इन बेतरतीब लिखे अक्षरों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये असल में मर्डर लिखा है। अब आते हैं अजय के मैसेज पर। मरते वक्त उसने कोड लैंग्वेज यूज की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि कोडिंग का एक्सपर्ट था और वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताकर जाना चाहता था। पहले उसका लापता होना, फिर भेष बदलकर यहीं गांव में ही रहना, और फिर ऐसे रहस्यमयी हालातों में उसकी मौत, और अब ये कोड वाला संदेश। ये सारी बातें किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रही हैं। तुम तो जीनियस निकले फैजल, प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखते हुए साहिल बोला। मुझे ये तो हमेशा से पता था कि तुम्हें लॉजिकल पजल्स और कोड वगैरह सॉल्व करने का शौक है, लेकिन तुम इतने एक्सपर्ट हो ये तो मुझे आज ही पता चला। आज से पहले ऐसा केस हमें मिला होता तो पता चलता ना, शरारत से मुस्कुराते हुए फैजल ने कहा। अच्छा ये तो बताओ अजय ने लिखा क्या है? ये लो खुद ही देख लो, उसने 5 का राइट शिफ्ट यूज किया है। सब लोग उत्सुकता से कागज के उस टुकड़े पर झुक गए। उस पर लिखा था, लुक बिहाइंड द नाइव्स। ये तो बहुत ही साफ मैसेज है। उसने कहीं कोई चाकू रखे हुए हैं जिनके पीछे सारा राज छुपा है, और अब हमें बस उन चाकुओं को ढूंढना है और केस सॉल्व। साहिल उत्साह से बोला। लेकिन ये चाकू हमें मिलेंगे कहाँ? अनवर ने पूछा। सबसे पहले तो उसी अस्तबल में देखते हैं, वहां नहीं मिले तो अजय के घर पर तो जरूर ही मिल जाएंगे, फैजल बोला। साहिल और फैजल इतनी होशियारी और तेजी से केस सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे थे, ये देखकर अनवर का पहले वाला सारा डर और हिचक गायब हो गए। जो कुछ देर पहले तक उन्हें अस्तबल ले जाने में भी घबरा रहा था, अब बड़े ही उत्साह से बोला, ठीक है, तुम लोग जल्दी से खाना खाकर गाड़ी और ड्राइवर लेकर पुलिस स्टेशन चले जाओ। वहां से वाघमारे को साथ लेकर ही आगे जाना। अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा। मुझे क्लिनिक में कुछ काम है, मैं वहां जा रहा हूं।
मैं वाघमारे को भी फोन करके सारी बातें बता देता हूँ। वाघमारे को जब कोड सॉल्व होने की बात पता चली तो खुशी के मारे उसकी तो बाँछें खिल गईं। उसके कैरियर का ये पहला कत्ल का केस था और अगर ये इतनी जल्दी सुलझ गया तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी तो धाक ही जम जाएगी। हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। ये शहरी लड़के तो बड़े काम की चीज निकले, उसने मन ही मन सोचा और बेसब्री से उनका इंतजार करने लगा। अस्तबल में पहुंचकर सबने वहां का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। वहां से सीधे सब लोग अजय के घर गए। उसकी पत्नी को जब सारी बात पता चली तो उसकी सूनी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। अजय तो खैर अब कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर उनका हत्यारा पकड़ा गया तो मेरे तड़पते दिल को सुकून और उनकी आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। चलिए, ये छुरे ढूंढने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अपने साथ आए 5 कांस्टेबलों की मदद से इंस्पेक्टर ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। साहिल, फैजल और अजय की बीवी यास्मिन भी उनके साथ जुट गए। सबसे पहले किचन, फिर बाथरूम, सारे बेडरूम्स, हर जगह को अच्छी तरह खंगाल दिया गया। हर अलमारी को भी पूरा खाली करके हर छोटी बड़ी चीज को चेक किया गया। अजय के कमरे और अलमारी का एक एक सामान बाहर निकालकर सबने कई कई बार उलट पलट कर देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सब एक दूसरे के चेहरों का उड़ता रंग देख रहे थे। जिस जोश के साथ वे यहाँ आए थे वो कब का गायब हो चुका था। अब क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे ये छुरे? कोड सॉल्व होने पर सबको लगा था कि बस 2-4 घंटे में सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन अब फिर से वे एक ऐसे अंधे मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। तभी यास्मीन की आवाज उनके कानों में पड़ी। यहां तो सब कुछ देख लिया, चलिए अब दुकान में भी देख लेते हैं। हो सकता है ये छुरी उन्होंने दुकान में रख रखी हो। अपने घर से कुछ ही दूरी पर अजय ने एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। ये सुनते ही वाघमारे का उत्साह वापस लौट आया। अरे हाँ, दुकान के बारे में तो मैं भूल ही गया था। पक्का ये छुरी हमें दुकान में ही मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा अजय की और कोई प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। सब लोग आनन फानन में दुकान पर पहुंचे और वहां की तलाशी का काम शुरू हो गया। 2 घंटे बीतते बीतते सबके चेहरों से एक बार फिर से निराशा और झुंझलाहट टपकने लगी। पूरी दुकान की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद भी छुरी तो दूर, छुरी जैसी कोई चीज भी उनके हाथ नहीं आई थी। अब सिर्फ कोने में रखी एक आखिरी अलमारी की तलाशी लेना बाकी था। एक आखिरी उम्मीद के साथ सब टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। एक एक करके उसका सामान भी बाहर निकलना शुरू हुआ और हर बीतते मिनट के साथ निराशा का अंधकार और गहरा होता गया। पूरी अलमारी खाली हो गई, लेकिन जब उसमें से भी कुछ नहीं मिला तो सबके चेहरे उतर गए। अगर अस्तबल, घर, दुकान कहीं पर भी अजय का बताया वो क्लू नहीं मिला तो आखिर वो है कहाँ? मरते मरते अगर वो किसी चीज की ओर इशारा करके गया है तो उस चीज को कहीं ना कहीं तो जरूर होना चाहिए था। सबके दिलो दिमाग में बार बार यही विचार उठ रहा था। आखिरकार निराशा और झुंझलाहट से भरे वे सब वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो मिसेस मनचंदा ने इंस्पेक्टर से कहा, आप लोग सुबह से काम में लगे हैं, थक गए होंगे। मेरे घर चलकर कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर पुलिस स्टेशन चले जाइएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लीज मना मत कीजिए। आप लोग मेरे मरहूम पति के कातिल को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और फिर कहीं दूर थोड़े ही जाना है, घर बिल्कुल नजदीक ही तो है। अच्छा ठीक है, चलिए, इंस्पेक्टर ने कहा। सब लोग वापस अजय के घर पहुंच गए। मिसेस मनचंदा चाय बनाने किचन में चली गईं और इंस्पेक्टर, साहिल और फैजल ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। कुछ ही देर में चाय नाश्ता आ गया। उन तीनों को चाय के कप थमाकर मिसेस मनचंदा ने कहा, आप लोग चाय पीजिए, मैं तब तक बाहर वरांडे में कांस्टेबलों को भी चाय देकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप बैठिए, उन लोगों को चाय मैं दे आता हूँ। साहिल ने उनके हाथ से ट्रे ली और बाहर की ओर चल दिया। ट्रे देने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर घुसने के लिए वापस मुड़ा, तभी अचानक उसकी नज़र मेन गेट के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए हक्का बक्का मुंह बाए वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मानो उसे होश आया। ब्लडी हेल, ये तो हद ही हो गई।
वो लगभग दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचा और सब लोगों को खींचकर अपने साथ बाहर ले आया। उसके ऐसे व्यवहार से सब हैरान थे। आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बोलो साहिल। उसने बिना कोई जवाब दिए गेट की तरफ इशारा कर दिया। एक पल के लिए तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वे जैसे खुशी से पागल हो गए। ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। जिस ओर साहिल ने इशारा किया था वहां दरवाजे के ऊपर वाली दीवार पर उसके ठीक बीचों बीच दो बहुत ही कलात्मक छोटी कटारें एक के ऊपर एक क्रॉस का निशान बनाते हुए लगी हुई थीं। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। हर पल ये हम सबकी आंखों के सामने थे, लेकिन कमाल की बात है कि किसी का भी ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। हम सब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? मिसेस मनचंदा भी माथे पर हाथ मारती हुई बोली, अरे ये तो अजय को उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट किए थे और जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये यहीं लगे हुए हैं, लेकिन मुझे एक बार भी इनका ख्याल नहीं आया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आनन फानन में सीढ़ी लगाकर जैसे ही साहिल ने उन कटारों को दीवार से उतारा, उसके मुंह से किलकारी निकल गई। इसके पीछे कुछ लगा हुआ है, वो अधीरता से बोला। जल्दी से ड्राइंग रूम में पहुंचकर सब लोग उत्सुकता से मेज के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। खूबसूरत नक्काशी से सजी छुरे से थोड़े बड़े आकार वाली इन कटारों के हैंडल 2 इंच के लगभग चौड़े थे, जिनमें से एक के पीछे सफेद कागज में लिपटी एक छोटी सी चीज टेप द्वारा मजबूती से चिपकाई गई थी। बड़ी ही सावधानी से उस टेप को हटाकर धीरे से कागज को खोलते हुए इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी सबके दिल भी जोर जोर से धड़क रहे थे। न जाने कौन से रहस्य का पर्दाफाश होने वाला था। जैसे ही कागज की तह खुली, उसके अंदर से करीब 2 इंच लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी एक चाबी निकली। ये किस चीज की चाबी है? हैरानी से उसे उलटते पुलटते हुए वाघमारे बोला। कुछ और चीज मिलने की उम्मीद में उसने कागज को एक बार फिर से देखा। वहां कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर उसने झुंझलाहट की हालत में चाबी और कागज दोनों को टेबल पर पटक दिया। लो, कर लो मजे। कहाँ तो हम केस सॉल्व होने की उम्मीद में बैठे थे और कहाँ इस नए झंझट में फंस गए। फैजल ने जैसे ही कागज उठाकर देखा तो उसे इंस्पेक्टर की झुंझलाहट का कारण समझते देर न लगी। उसके ऊपर ये लिखा था, यानी पहेली हल होने के बजाय एक और नई पहेली जैसे उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। साहिल ने यास्मीन को चाबी दिखाकर पूछा, क्या आप जानती हैं कि ये चाबी कहाँ की है? यास्मीन ने हाथ में लेकर ध्यान से उसे देखा और फिर नामे सिर हिला दिया। घर और दुकान दोनों जगह की तो अभी हमने तलाशी ली ही है। वहां कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए ऐसी चाबी की जरूरत हो। वाघमारे कुछ सोचते हुए बोला, एक बात तो साफ साफ समझ आ रही है कि ये चाबी किसी साधारण ताले की तो नहीं है, और ये जो इस कागज पर लिखा है ये जरूर इस ताले को खोलने का रास्ता है। मेरे ख्याल से यहाँ जरूर कोई गुप्त तिजोरी होनी चाहिए जिसका लॉक इस कोड से खुलेगा। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है आंटी? साहिल ने मिसेस मनचंदा से पूछा। नहीं तो, अजय ने कभी इस तरह की किसी तिजोरी का जिक्र मुझसे नहीं किया। अच्छा, मिस्टर अजय की बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। आपकी उनसे शादी हुए कम से कम 25-30 साल तो हो ही गए होंगे। उनके पूरे परिवार और हिस्ट्री के बारे में सुनकर केस सॉल्व करने में हमें जरूर कुछ मदद मिलेगी, वाघमारे बोला। यास्मीन ने उदास स्वर में कहना शुरू किया, दरअसल बात यह है कि हमारी शादी को 25-30 साल नहीं, सिर्फ 6 साल हुए हैं। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। जिस जनरल स्टोर में मैं नौकरी करती थी वहीं पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। अजय कुछ सामान खरीदने वहां आए थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उनकी मदद की, उनसे पूछकर उनकी दवा और कोल्ड ड्रिंक मंगवाकर उन्हें पिलाया और तबीयत संभलने तक उन्हें स्टोर के पीछे बने कमरे में बैठाया। वे इस बात से काफ़ी प्रभावित हुए और अक्सर मुझसे मिलने आने लगे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं और कब प्यार में बदल गईं हम दोनों को ही पता नहीं चला। मैं अनाथाश्रम में पली बढ़ी हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। अजय ने भी मुझे यही बताया था कि वे भी अनाथाश्रम में ही पले हैं और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। इसीलिए इतनी उम्र तक हम लोगों की शादी नहीं हो पाई थी।
दोनों की एक जैसी बैकग्राउंड की वजह से ही शायद हम एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझ पाए और कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। 3 साल तक हम वहीं मेरठ में रहे और फिर एक शांत जिंदगी बिताने की चाह में यहाँ रामगढ़ आकर बस गए। अनाथ आश्रम की जिंदगी ने हम दोनों के अंदर जो अकेलापन भर दिया था, हम उससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाए और इसीलिए कभी किसी से ज्यादा घुले मिले भी नहीं। बचपन से छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बसर करते हुए जो थोड़े बहुत रुपए हम दोनों ने जमा किए हुए थे, उन्हीं से ये घर और दुकान खरीद कर हम खुशी खुशी जिंदगी के बचे दिन बिता रहे थे कि अचानक ये सब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे जीऊंगी। कहते कहते यास्मीन की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा माहौल गमगीन हो गया। कुछ पल बाद अपने भावों पर काबू पाकर वो दृढ़ता से बोली, लेकिन फिलहाल मेरी सबसे पहली इच्छा है कि मेरे पति का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसके लिए मुझसे आपकी जो भी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूंगी। फैजल, तुम्ही ने अजय का लिखा पहला कोड हल किया था ना, तो प्लीज़ देखो और सोचो इस कोड का क्या हल हो सकता है। जी, मैं समझने की कोशिश तो कर रहा हूं पर कुछ सूझ नहीं रहा है। माथे पर उंगली रगड़ते हुए फैजल बोला, वैसे भी काफ़ी शाम हो गई है, घर पर सब लोग चिंता कर रहे होंगे। अभी तो हम चलते हैं, जैसे ही कुछ समझ आएगा तो आपको फ़ोन करेंगे। ठीक है। सब लोग उठकर बाहर निकल गए। लालगंज के चौराहे पर पहुंचकर पुलिस की जीप दूसरी ओर मुड़ गई और साहिल और फैजल की गाड़ी दूसरी ओर। वे लोग मुश्किल से 2-3 किलोमीटर और आगे चले होंगे कि अचानक साहिल ने फैजल को कोहनी मारी और धीमी आवाज में बोला, फैजल, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल यही डाउट मुझे भी काफी देर से हो रहा है। ये हरे रंग की ऑल्टो लगातार हमारे पीछे चल रही है। अरे नहीं नहीं, ऑल्टो नहीं, वो काली बाइक देख, वो हमारे पीछे लगी हुई है। साहिल ने सामने लगे शीशे की ओर हल्का सा इशारा करते हुए कहा। अरे नहीं भाई, वो हरी ऑल्टो है जो हमारे पीछे लगी है। अच्छा 1 मिनट रुक। ड्राइवर भैया, आप एक काम करो, गाड़ी सीधे घर ले जाने की बजाय थोड़ी देर ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घुमाते रहो, अभी सब पता चल जाएगा। 15 मिनट में ही उन्हें समझ आ गया कि असल में कोई एक नहीं बल्कि हरी ऑल्टो और काली बाइक दोनों ही उनका पीछा कर रही थीं। ये तो फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी सीन हो गया भाई। फिल्मों और नॉवलों में तो एक ही गाड़ी हीरो का पीछा करती है, यहाँ ये 2-2 कहाँ से आ गईं? यहाँ हीरो 2 है ना भाई, इसलिए। और दोनों जोर से हंस पड़े। लेकिन ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जाहिर है अपना भेद खुल जाने के डर से कातिल के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। कल इनका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। घर पहुंचकर खाना वगैरह खाकर दोनों फिर से पहेली को हल करने में जुट गए। चलो हम स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हैं, साहिल ने सुझाया। हमारे पास है एक चाबी। चाबी का मतलब है कि कहीं कोई ताला है जो उससे खुलना है। अब क्योंकि ये जरा सीक्रेट टाइप का ताला है तो उसे खोलने के लिए कोई कोड होना चाहिए जो यहाँ कागज पर लिखा है। घर और दुकान में हम सब देख ही चुके हैं, तो अब इस ताले के होने के लिए सिर्फ 2 ही जगह बचती हैं। या तो कहीं दीवार वगैरह के अंदर कोई गुप्त अलमारी है, या फिर ये कोई बैंक लॉकर है। अगर ये गुप्त अलमारी है तो पेपर पर लिखा ये कोड उस जगह की लोकेशन बताएगा, और अगर ये लॉकर है तो उसका नंबर बताएगा। तू जरा चेक कर फैजल कि ये कहीं कोई और साइफर तो नहीं है। मैंने काफी सोचा साहिल, लेकिन जितनी तरह के कोड मुझे आते हैं उनमें से कोई भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। एक बार के लिए हम इसे बैंक लॉकर मानकर आगे बढ़ते हैं। बैंक लॉकर के लिए हमें बैंक का नाम और लॉकर नंबर चाहिए, और ये दोनों तो मिसेस मनचंदा को पता ही होंगे। नहीं फैजल, अगर उन्हें पता होते तो अजय इनको यूं कोड में लिखकर नहीं जाता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लॉकर उनकी जानकारी में नहीं है, और इस कोड का कुछ हिस्सा नंबर होना चाहिए और कुछ बैंक का नाम। इस नजरिए से अब दोबारा देख इसे। क्या अब तू इसे सॉल्व कर सकता है? एक कागज पेंसिल लेकर फैजल काफी देर तक माथापच्ची करता रहा, लेकिन नतीजा वही 0। थक हार कर दोनों सो गए। सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे फैजल का दिमाग उस समय भी उसी पहेली के इर्द गिर्द घूम रहा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो जोर से चिल्लाया,
वो मारा पापड़ वाले को। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ सूझा क्या तुझे? बगल में बैठे साहिल ने पूछा। हाँ बिल्कुल सूझा, और कुछ नहीं जनाब, पूरा का पूरा सूझा। उसने सामने पड़ा पहेली वाला पेपर उठाया और उसके नीचे 2 अलग अलग नंबर लिख दिए। ये देख, ये जो लेटर्स यहाँ लिखे हैं वे सारे के सारे हर नंबर की स्पेलिंग का पहला अक्षर हैं। जैसे 0 के लिए Z और 1 के लिए O का यूज किया है। 2 और 3 दोनों T से शुरू होते हैं, तो उसके लिए TW और TH का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये 2 नंबर बन रहे हैं, 8431729 और 109। लेकिन ये टिक मार्क का मतलब पल्ले नहीं पड़ा। अरे छोड़ उसे, इतना तो हो गया। अब फटाफट पुलिस को साथ लेकर सब बैंकों में जाकर चेक करते हैं। ज्यादा बैंक तो यहाँ होंगे नहीं। वाह बेटा, तुमने हमारे गांव को समझ क्या रखा है। ज्यादा नहीं तो भी कम से कम 15-16 बैंक तो यहाँ हैं ही। अपने कमरे से बाहर आता हुआ अनवर बोला। तो हो गई तुम्हारी दूसरी पहेली भी सॉल्व, देखूं तो जरा। उसने कागज उठाया और उसे देखने लगा। तो तुम्हारे हिसाब से ये 2 नंबर किसी बैंक लॉकर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इनमें से ये पहला वाला अकाउंट नंबर होना चाहिए और दूसरा लॉकर नंबर। वो तो ठीक है मामू, लेकिन इतने सारे बैंकों में से हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ढूंढना क्यों है तुम्हें? सीधे येस बैंक जाओ ना। येस बैंक? क्या मतलब? आपको कैसे पता मामू? अरे भाई, ये जो निशान बना है ये येस बैंक का ही तो लोगो है। मेरे क्लिनिक के एकदम सामने ही ये बैंक है और उसका साइन बोर्ड सारा दिन मेरी आंखों के सामने ही रहता है। वाह, लगता है हमारी संगति का असर आप पर भी होने लगा है मामू। हमारे यहाँ से वापस जाने तक आधे जासूस तो आप भी बन ही जाओगे। शरारत से एक आंख दबाते हुए फैजल मुस्कुराया। 1 घंटे बाद वाघमारे को साथ लेकर वे लोग बैंक पहुंच गए। पूछताछ से पता चला कि वो अकाउंट 8 दिन पहले ही किन्हीं मिस्टर संजीव खुराना ने खोला है। पुलिस केस होने की वजह से लॉकर खोलने में उन्हें कोई अड़चन नहीं आई। जब लॉकर खुला तो सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। खुलते ही सबने उत्सुकता से अंदर झांका तो एक बार को लगा कि वो खाली है। हाथ से टटोलने पर उसमें से सिर्फ एक छोटा सा मोबाइल फोन निकला। मोबाइल? बस इतना ही? कुछ गोपनीय कागजों या इसी तरह की किसी और चीज की आस लगाए बैठे सब लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। फोन को कस्टडी में लेकर वे पुलिस स्टेशन आ गए। कुर्सी पर बैठते हुए साहिल बोला, इसका सारा डेटा चेक करना पड़ेगा, तभी कुछ काम की बात पता चल सकती है। कुछ देर उसे चार्ज करने के बाद उसने उसे ऑन करके एक एक चीज को चेक करना शुरू किया, लेकिन उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं था जो अजय की मौत या किसी भी और रहस्य पर कोई रोशनी डाल सके। तभी फैजल को कुछ याद आया। अरे हाँ अंकल, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए। कल जब हम घर वापस जा रहे थे तो कोई हमारा पीछा कर रहा था। अच्छा, ये तो चिंता की बात है। इंस्पेक्टर के माथे पर शिकन उभर आई। मैं 2 कांस्टेबल तुम दोनों की सुरक्षा के लिए तैनात कर देता हूं, जो हर टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। काफी देर फोन से माथा पच्ची करने के बाद साहिल बोला, इस फोन में तो कुछ भी नहीं है अंकल। आप एक काम कीजिए, इसका सिम कार्ड चेक करवाइए कि वो किसके नाम पर है, शायद उससे कुछ पता चले। इतना कहकर उसने फोन का बैक कवर खोला और सिम निकालने के लिए जैसे ही बैटरी को हटाया वो चौंक पड़ा। बैटरी के नीचे कागज की एक छोटी सी स्लिप रखी हुई थी। अरे ये क्या है? सब लोग उसके पास सिमट आए। पर्ची खोली तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे उसने पढ़कर सबको सुनाया। सामने है मंजिल महादेव की गली, सावन की रिमझिम में खिलती हर कली, धर्मपुत्री से होगा जब सामना, पासवर्ड के बिना बनेगा कामना। ये तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। हमारी मंजिल हमें मिलने ही वाली है समझो। फैजल उत्साह से बोला, ज्यादा मत उछल बेटे, पिछला मैसेज भी इतना ही क्लियर था। बड़े टिंडे मिले थे ना उस सो कॉल्ड क्लियर मैसेज से। हम अभी तक वहीं अटके हुए हैं जहां पहले दिन थे, एक भी कदम आगे नहीं बढ़े हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए फैजल को और कुछ नहीं सूझा तो उसने साहिल को जीभ चिढ़ा दी और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। साहिल ने अनवर की ओर देखते हुए पूछा, यहाँ महादेव नाम की कोई गली है मामू? नहीं तो, इस नाम की तो कोई गली नहीं है। अनवर सोचते हुए बोला,
वाघमारे ने भी नाम में सिर हिला दिया। हो सकता है कहीं किसी दूर के या छोटे मोटे मोहल्ले में कोई अनजान सी गली हो जिसे आप लोग ना जानते हों। वाघमारे ने सामने बैठे 2 सिपाहियों में से एक को पुकारा। रामदीन, जरा बाहर जाकर बाकी सिपाहियों से पूछ कर आओ, उनमें से शायद कोई इस गली को जानता हो। रामदीन ने बाहर सारे सिपाहियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी इस नाम की गली के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अंदर वापस आते हुए वो कुछ सोचते हुए बोला, साहब, सारी जिंदगी इसी गांव में बीत गई। मैं इस गांव की सारी गलियों को जानता हूं। महादेव गली तो कभी नहीं सुनी, लेकिन लालगंज से थोड़ी दूरी पर काफी अंदर को जाने के बाद एक मार्केट है। वहां एक शंकर गली है और उसके बिल्कुल सामने एक छोटी सी इमारत है जिसका नाम मंजिल है। हो ना हो इस कविता में उसी जगह का जिक्र किया गया है। जियो रामदीन भैया, जियो! क्या ब्रिलियंट दिमाग है तुम्हारा। तुम्हें तो भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। उत्साह से उछलता फैजल रामदीन का हाथ पकड़कर एक ही सांस में बोल गया। बाकी सब भी जल्दी से उठ खड़े हुए। चलो वहीं चलते हैं, वहीं पर आगे का कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। जब बाहर निकलकर सब लोग जीप में बैठकर जा रहे थे तो काले चश्मे वाली 2 आंखें उन्हें जाते हुए देख रही थीं। जीप में कुल 7 लोग थे। साहिल, फैजल, अनवर, वाघमारे, रामदीन और 2 अन्य सिपाही। क्या किसी को कविता की दूसरी लाइन का कुछ मतलब समझ आ रहा है? वाघमारे ने सवाल किया। तीसरी और चौथी लाइन तो साफ है कि वहां कोई लड़की है जिसने किसी को अपना धर्मपिता बनाया हुआ है और उसे हमें कोई पासवर्ड देना है। धर्मपिता मतलब क्या? साहिल ने पूछा। अगर किसी लड़की के अपने पिता नहीं हों और कोई आदमी उसे अपनी बेटी मान ले और पिता के सारे फर्ज निभाए तो वो उसका धर्मपिता कहलाता है और वो लड़की उसकी धर्मपुत्री, अनवर ने समझाया। ओ, समझा। लेकिन इस धर्मपुत्री के लिए हम पासवर्ड कहाँ से लाएंगे? और पासवर्ड तो छोड़ो, ये मैडम धर्मपुत्री जी ही कहाँ से लाएंगे? चलो एक बार को मान लिया कि गली के हर घर में जा जाकर हमने उसे ढूंढ भी लिया, तो सावन की रिमझिम और खिलती कलियां वो सब कहाँ से लाएंगे? फैजल ने भी आंखें मटकाईं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सावन के आने से कलियां खिलेंगी तो पूरे गांव की खिलेंगी, खाली इस गली की थोड़ी खिलेंगी। इस गली में कोई स्पेशल सावन आता है क्या? यही सारे सवाल बाकी सबके दिमागों में भी घूम रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सबको यही उम्मीद थी कि वहां जाकर ही कुछ पता लग सकता है। अच्छा अंकल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई 2 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो अब जब हम केस खत्म करने के इतने करीब हैं तो वे लोग जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अभी भी वो हमारे पीछे ही लगे होंगे, इसलिए हमें आगे का काम बड़ी सावधानी से करना होगा। फैजल बोला। तुम चिंता मत करो, मैं पहले ही सारा इंतजाम करके आया हूं, वाघमारे ने कहा। 6 सिपाही दूसरी जीप में हमारे साथ साथ वहां पहुंच रहे हैं। वे पहले उस सारे एरिया को घेर लेंगे, तब हम अंदर गली में जाकर तहकीकात करेंगे और हम में से कोई भी इस कविता के एक भी शब्द को वहां मुंह से नहीं निकालेगा। हम सारा काम गुपचुप तरीके से इशारों इशारों में करेंगे, ताकि कोई आसपास छुपकर सुन भी रहा हो तो उसे कुछ पता न चल सके। ग्रेट प्लानिंग, कहकर साहिल ने अंगूठा दिखाकर अप्रूवल का इशारा किया। शंकर गली के मुहाने पर पहुंचकर थोड़ी देर वे लोग जीप में ही बैठे रहे। जब दूसरी जीप के सिपाहियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया तो वे जीप से उतरकर गली में दाखिल हुए और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। मंजिल नामक बिल्डिंग के ठीक सामने वाली ये गली ज्यादा बड़ी नहीं थी। गली में घर भी बहुत कम थे, ज्यादातर छोटे मोटे सामानों की दुकानें ही थीं। सरसरी तौर पर पूरी गली का 2 बार चक्कर लगाकर भी कहीं कोई छोटा मोटा बाग या फूलों कलियों जैसी कोई चीज उन्हें नजर नहीं आई। अब उन्होंने हर घर हर दुकान को ध्यान से देखते हुए फिर से गली का चक्कर लगाना शुरू किया। करीब आधी गली पार करने के बाद अनवर की नज़र एक बड़ी सी दुकान के साइन बोर्ड पर पड़ी। वो ठिठक कर वहीं रुक गया। बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, रिमझिम ब्यूटी पार्लर, और जैसा कि गांवों में रिवाज होता है, नीचे एक कोने में लिखा था, प्रोपराइटर सावन कुमार झा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह से निकलने वाली आवाज को रोका और धीरे से पीछे खड़े साहिल को पास आने का इशारा किया। ब्लडी हेल! बोर्ड को पढ़ने के बाद साहिल के मुंह से निकला।
सावन की रिमझिम में खिलती हर कली, पहले सामने है मंजिल और अब सावन की रिमझिम। अजय ने हर शब्द बहुत ही सोच समझकर बड़े ही नायाब तरीके से यूज किया है। एक भी शब्द बेमतलब नहीं है। कितना फिट है सब कुछ, कमाल है। तब तक फैजल और वाघमारे भी वहां आ गए थे और उनके चेहरे भी खुशी से चमकने लगे थे। और इसका मतलब है कि हमारी उस धर्मपुत्री को ढूंढने अब हमें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। वो जरूर इस पार्लर में ही काम करती होगी। वाघमारे ने कहा, तुम सब लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाकर यहाँ के सारे फीमेल स्टाफ के नाम पते लेकर आता हूँ। उनमें से इस लड़की को ढूंढना बहुत ही आसान होगा। 15-20 मिनट बाद वो बाहर आया और सबको चलकर जीप में बैठने का इशारा किया। जब दोनों जीपें वहां से रवाना हो गईं तो उसने बताया, यहाँ कुल 8 लड़कियां काम करती हैं। उन सबके घर भी आसपास ही हैं। यहाँ से हमें पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद 2-3 सिपाहियों को मैं इनका पता लगाने भेज देता हूँ। तब तक वहीं बैठकर हम पासवर्ड सोचने की कोशिश करते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सब लोग पासवर्ड सोचने की कोशिश में जुट गए। काफी देर तक माथापच्ची करने के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पासवर्ड आखिर क्या हो सकता था। करीब 2-2.5 घंटे ऐसे ही बीत गए। तभी लड़की का पता लगाने गए सिपाही बुरी खबर के साथ लौट आए। साहब, उन सब लड़कियों के अपने परिवार और अपने माँ बाप हैं, कोई किसी की धर्मपुत्री नहीं है। सुनकर सब सकते में आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक अजय की लिखी हर पहेली, हर कोड बिल्कुल सही और टू द पॉइंट है। उसने कहीं कोई गलत या फालतू बात लिखी ही नहीं है। उसके हर छोटे से छोटे शब्द का बिल्कुल सटीक मतलब निकला है। और खास करके इस कविता में तो हर सिंगल शब्द पूरे सीन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो रहा है। फिर इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है? वाघमारे बोला। नहीं, झोल उसके लिखने में नहीं बल्कि हमारे सोचने में है। हम जरूर कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। धर्मपुत्री का कोई और भी मतलब होता है क्या मामू? कुछ सोचता हुआ साहिल बोला। नहीं, और कोई मतलब तो नहीं होता। साहिल ने पहेली वाला कागज हाथ में उठाया और 20 बार पढ़ी जा चुकी उन लाइनों को फिर से धीरे धीरे पढ़ते हुए उनमें से कुछ समझने की कोशिश करने लगा। एक एक अक्षर को बारीकी से घूरते घूरते एक अजीब बात पर उसका ध्यान गया। जरा देखिए, ये जो धर्मपुत्री की स्पेलिंग लिखी है ये गलत है। अजय ने इसे धर्मपुत्री लिखा है जबकि असली शब्द धर्म होता है। क्या इसका कोई खास मतलब हो सकता है या ये सिर्फ एक गलती है? इसका भला क्या खास मतलब होगा, गलती ही होगी। बोलते बोलते अचानक फैजल की टोन बदल गई। गलती ही तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल सही है। अंकल, जरा वो सारी लड़कियों के नाम वाली लिस्ट तो निकालिए। पास खड़े सिपाही ने जेब से लिस्ट निकालकर उसे थमा दी। उसने जल्दी जल्दी सारे नाम पढ़े और जोर से एक मुक्का टेबल पर मारते हुए बोला, यस, मिल गई। ये 6 नंबर वाली ईशा यादव वो लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब? कैसे? हमें भी तो बताओ। देखिए, ये बताइए धर्म कौन है? क्या? देखिए, अजय ने धर्म की जगह धर्म शब्द का प्रयोग किया है और धर्म फिल्मों के मशहूर कलाकार धर्मेंद्र जी का प्यार का नाम है। तो धर्मपुत्री हुई धर्मेंद्र जी की बेटी यानी ईशा। मतलब हमें जिस लड़की की तलाश है उसका नाम है ईशा। और इसी तर्ज पर चलते हुए जब हम अगली लाइन पर पहुंचते हैं तो उसका भी डबल मतलब है। पासवर्ड के बिना बनेगा काम ना, यानी पासवर्ड ही वो पासवर्ड है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उसी से हमारा काम बनेगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल पूरा यकीन है। जितनी ब्रिलियंस से अजय अब तक अपनी बात कहता आ रहा है उसके हिसाब से मैं दावे से कह सकता हूं कि यही हमारा कोड वर्ड है। अब हमें और देर किए बिना तुरंत ईशा से मिलने जाना चाहिए। 2 मिनट बाद ही दोनों जीपें तेजी से सड़क पर दौड़ रही थीं। पार्लर पहुंचकर उन्होंने ईशा को बाहर बुलवाया और धीरे से उसे पासवर्ड बताया। आप लोग कौन हैं? पासवर्ड बताकर सामान तो एक आदमी पहले ही ले जा चुका है। क्या? वे जैसे आसमान से गिरे। पासवर्ड बताकर सामान ले गया? क्या सामान था? किसने दिया था?
डरी सहमी ईशा ने पहले तो बताने से इनकार किया, पर जब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपटी पर रख दिया तो डर के मारे उसकी घिग्गी बंद गई। 1 ही मिनट में उसने सब उगल दिया। अजय अंकल ने मुझे कुछ दिन पहले एक टेनिस की बॉल दी थी और कहा था कि कुछ दिनों बाद वो उसे लेने आएंगे, और ये भी कहा था कि अगर वो नहीं आए या उन्हें कुछ हो जाए तो जो आदमी आकर मुझे पासवर्ड बताए उसे मैं वो बॉल दे दूं। क्या था उस बॉल में? मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने इस काम के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? मेरा घर उनके घर से कुछ दूर पर ही है। मेरे घर की गरीबी से वे अच्छी तरह वाकिफ थे और अक्सर मेरी मदद करते रहते थे। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब उन्होंने वो बॉल मुझे दिया तब वो चोरों की तरह छुपते छुपाते मेरे पास आए थे, और उन्होंने बड़ा अजीब सा हुलिया बना रखा था। सफ़ेद दाढ़ी मूछें और भवें, फटे पुराने कपड़े। अगर उनकी आवाज़ न सुनती तो मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाती। किसी को कुछ भी ना बताने के लिए भी उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, और ये भी कहा था कि अगर 6 महीने तक कोई इसे लेने ना आए तो मैं इसे नष्ट कर दूं। जो आदमी बॉल लेकर गया वो देखने में कैसा था? जी, लंबा सा था, मूंछों वाला, काले रंग की बाइक पर सवार था। काली बाइक पर? हो ना हो ये वही आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा था। फैजल की बेचैनी अपने चरम पर थी। कितनी देर हुई उसे यहां से गए? किस तरफ गया है? आपके आने से बस 5-10 मिनट पहले ही आया था। वो गली से निकलकर राइट की तरफ मुड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इतना सुनते ही वे लोग बदहवास जीप की ओर दौड़े। वाघमारे ने फुल स्पीड पर जीप दौड़ा दी। थोड़ा आगे जाकर सड़क 2 भागों में बंट रही थी। दूसरी जीप को उस सड़क पर भेजकर वो खुद पहले वाले रास्ते पर अंधाधुंध जीप भगाने लगा। काफी दूर पहुंचने के बाद एक मोड़ पर घूमते ही उन्हें काली बाइक नजर आई। वाघमारे ने स्पीड और बढ़ा दी। जब तक बाइक वाले को पता चलता कि जीप उसका पीछा कर रही है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाघमारे ने बड़ी ही कुशलता से बाइक को साइड से हल्की सी टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा दिया, और फिर बड़ी ही फुर्ती से नीचे कूदकर उस आदमी को धर दबोचा। उसके मुंह पर 2 करारे झापड़ रसीद करने के बाद उसने पूछा, कौन है तू? अजय का खून तूने ही किया है ना? और अब सबूत मिटाना चाहता है? बोल वरना दूंगा 2 और। पागल हो क्या तुम? कातिल मैं नहीं, वो ऑल्टो वाला है। मैं तो अजय का दोस्त हूं। कौन दोस्त? इससे पहले कि वाघमारे कुछ और बोलता उस आदमी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए बोला, यहां खतरा है, जल्दी यहां से निकलो और पुलिस स्टेशन चलो, मैं वहीं सारी बात बताऊंगा। अच्छा, मुझे बेवकूफ बनाने चले हो? भागने का मौका ढूंढ रहे हो? मैं खूब समझ रहा हूं तुम्हारी चालाकी। अरे भले आदमी, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ऐसा करो, मुझे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठा लो और मेरी बाइक पर किसी और को भेज दो, लेकिन जल्दी निकलो यहां से। वे लोग किसी भी पल आते ही होंगे। इतनी मुश्किल से ये सबूत हमारे हाथ आया है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से बॉल को खोलकर देखने से पहले ही हम इसे खो बैठें। वाघमारे ने इस बात पर गौर किया तो ऐसा करने में उसे कोई बुराई नजर नहीं आई, और वे उस आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन आ गए। अब बोल, क्या कहना है तुझे? पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही वाघमारे कड़कती आवाज में उस आदमी से बोला, अंकल सबसे पहले इससे ये पूछिए कि बॉल कहाँ है? फैजल भी गुर्राया। उसने किसी के कुछ और बोलने से पहले ही जेब से बॉल निकालकर मेज पर रख दी और बोला, मेरा नाम यूसुफ है। अजय और मैं साथ काम करते थे। कल मैंने टीवी की न्यूज़ में अजय की फोटो और उसके कत्ल की खबर देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके कातिल का पता लगाने यहाँ आ गया। तभी से मैं आप लोगों के पीछे पीछे घूम रहा हूँ। तो हमसे पहले इस बॉल तक कैसे पहुंच गया तू? क्योंकि मैंने अजय की पिछली पहेली आपसे पहले हल कर ली थी। ओहो, तो आप जेम्स बॉन्ड की औलाद हैं? व्यंग्य से वाघमारे बोला। यूसुफ ने एक ठंडी सांस भरी और आगे झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं ये बात आपको कभी नहीं बताता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। वैसे भी अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को ये बात अपने तक ही सीमित रखनी होगी। दरअसल बात यह है कि अजय और मैं सीक्रेट एजेंट्स थे। हम दोनों ने कई केसों पर एक साथ काम किया है। शादी करके जल्दी रिटायरमेंट लेने के बाद अजय यहाँ आकर बस गया और मैं अभी 1 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। अजय के कत्ल के बारे में सुनकर मैं चुप कैसे बैठ सकता था?
न्यूज़ में उसकी जो फोटो दिखाई गई थी उसमें उसका लिखा सीजर कोड पढ़ते ही मैं समझ गया कि जरूर वो गुपचुप तरीके से किसी गैरकानूनी गतिविधि के खिलाफ काम कर रहा होगा और उन्हीं लोगों ने उसका कत्ल कर दिया है। सारी बात का पता लगाने मैं यहाँ आया, सब जगह घूम घूम कर और आप लोगों का पीछा करते करते आपकी बातें सुन सुनकर मैं सारे कोड हल करता गया और आपसे पहले ईशा से बॉल लेने में सफल हो गया। अजय और मैंने तो खैर अपनी सारी जिंदगी कोड बनाने और तोड़ने में ही बिताई, तो हमें तो इनका एक्सपर्ट होना ही था। लेकिन इन दोनों बच्चों ने जिस अक्लमंदी और होशियारी से उन्हें हल किया वो वाकई काबिले तारीफ है। शाबाश बच्चों। कहते हुए यूसुफ ने साहिल और फैजल की पीठ थपथपा दी। और हाँ इंस्पेक्टर, जिस फुर्ती से आपने मेरा पीछा करके मुझे ढूंढा और रुकने पर मजबूर किया उसके लिए आपकी भी तारीफ करनी होगी। धन्यवाद, मुस्कुराते हुए वाघमारे बोला। लेकिन हमारा पीछा करते हुए कातिल ने आपको भी तो देखा होगा, तो उसने आपको पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं की? मैं उन्हें पता लगने देता तब ना, आखिर सारी जिंदगी हमने घास थोड़े ही छीली है। लेकिन हाँ, आज आपके मेरा पीछा करने और मुझे यहाँ पकड़कर लाने से जरूर मैं उनकी नजरों में आ गया हूँ। क्या आपको पता है कि इस बॉल में क्या है? नहीं, आपने पता लगाने का मौका ही कहाँ दिया। कातिल के आदमी बराबर आप लोगों के पीछे लगे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका राज जानकर कातिल को पकड़वाकर किस्सा खत्म कीजिए। इसके अंदर कोई चीज है, बॉल को काटकर उसे बाहर निकालना होगा। बॉल को काटने पर उसके अंदर से एक मेमोरी कार्ड बरामद हुआ। मैं अपने फोन में इसे लगाकर देखता हूँ, फैजल बोला। फोन में कार्ड लगाने पर उसने पाया कि उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसने तुरंत बटन दबाकर उसे चालू किया और सब लोग फोन पर झुक गए। उस रिकॉर्डिंग को देखते ही उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसमें कुछ लोग एक तहखाने जैसी जगह पर बैठे हुए बम बनाते हुए नजर आ रहे थे। एक कोने में बंदूकों, राइफलों और तैयार छोटे बड़े बमों के ढेर लगे हुए थे। उनकी अस्पष्ट आवाज़ों को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो कुल 17 लोगों का यूनिट है जो कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। ये सब क्या है? देखने में तो ये जगह हमारे गांव की ही लग रही है, लेकिन यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। इंस्पेक्टर की आवाज में अविश्वास और घबराहट के भाव साफ झलक रहे थे। कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलते हुए यूसुफ बोला, ओ माय गॉड, मेरे रिटायर होने से कुछ महीने पहले हमें खबर मिली थी कि आसपास के करीब 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं टेररिस्ट्स का एक बड़ा अड्डा है जहां बड़े पैमाने पर बम बनाकर देश के दूसरे भागों में ब्लास्ट करने के लिए सप्लाई किए जाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट तभी से पड़ोसी देश की मदद से बनी इस यूनिट को ढूंढने में लगा था, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। अजय चूंकि काफी पहले रिटायर हो चुका था, इसलिए उसे इस ऑपरेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो इन लोगों का दुर्भाग्य ही था कि अजय ने अपनी रिटायर्ड जिंदगी बिताने के लिए इस जगह को चुना। 3 साल से इस छोटी सी जगह में रहते हुए अजय को यहाँ चलती इन खतरनाक एक्टिविटीज के बारे में पता ना चलता, ऐसा तो संभव ही नहीं था। उसने साबित कर दिया कि भारत माता का एक सच्चा सिपाही कभी अपने फर्ज को नहीं भूलता। न जाने कितने दिन से वो इनके पीछे लगा होगा और मौका मिलते ही उसने ये रिकॉर्डिंग कर ली होगी, लेकिन उन लोगों को पता चल गया होगा और उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन मरते मरते भी मेरा यार इतना पक्का इंतजाम कर गया कि ये सबूत बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे गर्व है ऐसे दोस्त पर। यूसुफ की आवाज में दोस्त के लिए गर्व के साथ साथ जज्बातों की नमी को हर कोई महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसके पास पक्के सबूत थे तो उसने इन्हें पकड़वाया क्यों नहीं? कार्ड को ऐसे छुपा कर क्यों रखा और 1 हफ्ता गांव में छुपता छुपाता क्यों घूमता रहा? साहिल की आवाज में उलझन के भाव थे। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मैं तो यहाँ नया हूँ, इसलिए आप लोग ही इस जगह की पहचान कीजिए, तभी हम इन लोगों को पकड़वा पाएंगे। रिकॉर्डिंग को 2-3 बार ध्यान से देखने पर इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि वो जगह कहाँ है। वो नदी के उस पार का एक छोटा सा पथरीला इलाका था जो चारों तरफ कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था। ऐसी जगह और इतने खतरनाक लोगों से निपटने के लिए हमारे पास ना तो पुलिस फोर्स है और ना ही इतने हथियार। ये तो ऊंचे लेवल का मामला है, मुझे अपने सीनियर ऑफिसरों से बात करनी पड़ेगी। यूसुफ ने उसे आगाह किया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा इंस्पेक्टर,
सारा काम बिल्कुल गुपचुप और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि हम उनके बारे में जान चुके हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस फिर क्या था, कुछ फोन वाघमारे ने किए और कुछ यूसुफ ने। खबर इतनी बड़ी थी कि 1 घंटे में ही पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। शाम का धुंधलका होते ही आर्मी के 100 जवानों को पैराशूटों से उस इलाके में उतारकर रेड मारने का प्लान फाइनल किया गया। खुद गृह मंत्री ने खुफिया एजेंसियों के साथ बैठकर पूरा प्लान डिस्कस किया और उसे हरी झंडी दिखाई। गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए भी पक्के इंतजाम किए गए। गलती से ब्लास्ट हो जाने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और बचाव कर्मियों को बैकअप के रूप में तैयार करके साथ वाले गांव में रखा गया। सारा काम इतनी शांति और सफाई से हुआ कि गांव में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। शाम का अंधेरा होते ही उधर आर्मी के बहादुर जवानों ने अपने मकसद को अंजाम देना शुरू किया और इधर पुलिस स्टेशन के बाहर छुपे किसी हलचल का इंतजार करते हरी ऑल्टो के काले चश्मे वाले और उसके दूसरे साथी को पुलिस ने धर दबोचा। वाघमारे तो उन्हें पहले ही पकड़ लेना चाहता था, लेकिन यूसुफ ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि इन्हें अभी पकड़ने से इनके दूसरे साथी चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अभी यही सोचने दो कि हम बॉल से निकली किसी नई पहेली को हल करने में जुटे हैं। साथ ही जब इनके अड्डे पर रेड होगी तब वे लोग इन्हें आगाह न कर पाएं, इसलिए इन्हें ठीक उसी समय गिरफ्तार किया जाए जब आर्मी के जवान इनके ठिकाने पर लैंड करें। ये प्लानिंग सबको पसंद आई और इसी के हिसाब से काम किया गया। धड़कते दिलों से पुलिस स्टेशन में बैठकर इंतजार कर रहे सब लोगों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल उठे जब ऑपरेशन कामयाब होने की सूचना उन्हें मिली। नदी पार के अड्डे पर जितने लोग और हथियार थे उन्हें बिना किसी खास संघर्ष और खून खराबे के आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल उन लोगों को सपने में भी गुमान नहीं था कि वहां इतने बड़े लेवल पर रेड होने वाली है। वे तो इस उम्मीद में बैठे थे कि अव्वल तो पुलिस को ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा और अगर चल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्टर वाघमारे 10-20 सिपाहियों के साथ वहां आएगा और वे लोग बड़ी आसानी से उनसे निपट लेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी के जांबाज जवानों के सामने वे भला कब तक टिकते। वो पूरा इलाका अब आर्मी के कब्जे में था। पकड़े गए 15 आदमी और सारे हथियार हेलीकॉप्टरों द्वारा सीधे दिल्ली भेज दिए गए। ऑपरेशन पूरा होने के 10 मिनट बाद ही वाघमारे के प्रमोशन की खबर आ गई। साहिल और फैजल को उनकी बुद्धिमानी के लिए राज्य सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। खबर सुनते ही उन दोनों ने पूरे पुलिस स्टेशन को सिर पर उठा लिया। जोर जोर से चिल्लाते और नाचते गाते वे बाकी सबको भी अपने साथ नचा रहे थे। वाघमारे के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी और यूसुफ के चेहरे से संतोष। समोसे, जलेबियों और पेप्सी की छक कर दावत उड़ाने के बाद सब लोग अपने घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। अच्छा, मुझे भी इजाज़त दीजिए। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो तो पूरा हो गया। कल सुबह मैं भी घर वापस चला जाऊँगा। खुदा हाफिज। इतना कहते हुए यूसुफ भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। खुदा हाफिज। और सब लोग बाहर निकल आए। घर वापस जाते हुए पूरे रास्ते वे दिन भर की घटनाओं के बारे में ही बातें करते रहे। फैजल कुछ दुविधा में था। बाकी सब तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन मिस्टर अजय मर्डर से पहले लापता क्यों हुए और उन्होंने ये लॉकर, छुरे वगैरह का सारा सेटअप कब और कैसे किया, ये 2-3 बातें तो राज ही रह गईं। हाँ, ये राज तो उनके साथ ही चला गया, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, केस तो हल हो ही गया ना। अब कल हम नदी पर मछलियां पकड़ने चलेंगे। जब से यहां आए हैं इस केस में ही उलझ कर रह गए थे, साहिल ने कहा। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। अनवर ने फोन उठाया। उधर से वाघमारे की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। साहिल और फैजल कहाँ हैं डॉक्टर साहब? सो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? उन्हें घर से कहीं बाहर मत निकलने दीजिएगा। मैंने कुछ सिपाही आपके घर भेजे हैं, वो बस पहुंचने वाले ही होंगे। वे वहां पहरे पर रहेंगे। अरे ये तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? अनवर की आवाज में दहशत के साथ हैरानी भी भरी थी। कल रात किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से यूसुफ का कत्ल कर दिया है। मुझे लगता है साहिल और फैजल की जान भी खतरे में है। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? क्या ये वही कल वाले लोग हैं? लेकिन वे तो 17 के 17 पकड़े जा चुके हैं।
मेरे ख्याल से हमसे कहीं कोई चूक हुई है। मैं कुछ देर में आपके घर पहुंचकर सारी बात बताऊंगा, तब तक कोई बाहर ना निकले। इतना कहकर वाघमारे ने फोन रख दिया। कुछ ही देर में पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर घर के चारों तरफ मोर्चाबंदी कर ली। शोरगुल सुनकर घर के सब लोग उठकर वहां आ गए और सारी बात पता चलने पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इससे ये बात तो बिल्कुल पक्की हो जाती है कि उनका कोई ना कोई आदमी अभी बाहर खुला घूम रहा है और अब इस केस से जुड़े सभी लोगों को मारकर वो अपने साथियों का बदला लेगा। यूसुफ अंकल आज सुबह घर वापस जाने वाले थे, इसलिए पहले उन्हें निशाने पर लिया गया। अगला नंबर हमारा होगा या फिर वाघमारे अंकल का। साहिल धीरे धीरे जैसे अपने आप से ही बातें करता हुआ बोलता जा रहा था। लेकिन यूसुफ अंकल ने कहा था कि उन लोगों को कल की घटना से पहले उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कल जब हम उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लाए तब से ऑल्टो हमारा पीछा ही कर रही थी। शाम तक वे लोग वहीं बाहर ही छुपे थे जहां से शाम को पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। यानी उन दोनों के अलावा गैंग के किसी मेंबर को यूसुफ अंकल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टो वालों ने पकड़े जाने से पहले किसी को इस बारे में बताया और वो जो भी था वो उस अड्डे पर नहीं बल्कि कहीं और था, क्योंकि अगर अड्डे पर होता तो वो भी पकड़ा जा चुका होता। उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा फैजल बोला, और अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई आदमी फोन करेगा तो जरूर गैंग के किसी महत्वपूर्ण आदमी को ही करेगा। जो रिकॉर्डिंग हमने देखी थी उसके हिसाब से वे कुल 17 आदमी होने चाहिए थे। 15 अड्डे से अरेस्ट हुए और 2 ऑल्टो वाले, तो पूरे 17 तो हो गए। फिर ये 18वां कहां से पैदा हो गया? फैजल का दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। 17 आदमी वहां काम करते थे, मतलब वर्कर्स। तो इन वर्कर्स का कोई मालिक भी तो होना चाहिए, मतलब बॉस। वही बॉस जिसे उन्होंने फोन करके खबर दी और जिसने यूसुफ अंकल को मारा। कौन हो सकता है ये आदमी? इतने में वाघमारे आ पहुंचा। उसने बताया कि रामगढ़ लॉज नाम के होटल के जिस कमरे में यूसुफ ठहरा हुआ था वहीं उसकी लाश पड़ी मिली है। उसकी हत्या भी गोली मारकर की गई है और अस्तबल जैसे ही बड़े जूतों के निशान वहां से भी मिले हैं। यानी अजय और यूसुफ दोनों का कातिल एक ही है। कोई और खास बात जो आपने वहां देखी हो अंकल? और तो कुछ खास नहीं, पर यूसुफ के चेहरे पर जो भाव थे वो कुछ अजीब से थे, जैसे कुछ हैरान और कुछ समझ ना पा रहा हो, इस तरह के। ये बात सुनकर फैजल की आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। वो कुछ देर बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटता रहा। फिर अचानक उसने अपना फोन निकाला, जल्दी जल्दी 2-4 बटन दबाए और कुछ देर तक स्क्रीन को घूरता रहा। करीब 5 मिनट तक ऐसे ही करने के बाद उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और वो ऐसे खुश नजर आने लगा मानो कोई खजाना मिल गया हो। खुशी से कूदता वो वाघमारे के पास पहुंचा और बोला, अंकल, मुझे अभी याद आया कि जब हम अजय के घर की तलाशी लेने गए थे तो उसकी अलमारी में कुछ फाइलें रखी थीं। मुझे उनमें से एक फाइल में कुछ देखा हुआ याद आ रहा है। ऐसा लगता है कि उससे हमें कातिल के बारे में कुछ पता चल सकता है। आपके पास अजय के घर का नंबर है ना? वहां फोन लगाइए और आंटी को बोलिए कि हम वो फाइल लेने अभी आधे घंटे में उनके घर आ रहे हैं। फैजल, इस समय कातिल बोराया हुआ घूम रहा है। ऐसे में तुम लोगों का बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अरे आप घबराइए मत अंकल, कातिल हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टे जैसे ही वो हम पर हमला करने की कोशिश करेगा हम उसे दबोच लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, आप बस फोन लगाइए। एक बार वो फाइल हमारे हाथ में आ गई तो समझो कातिल की गर्दन ही हमारे हाथ में आ जाएगी। वाघमारे ने फोन उठाया और मिसेज मनचंदा को वैसे ही बोल दिया जैसा फैजल ने बताया था। वाघमारे के फोन कर देने के बाद फैजल ने कहा, अब सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। 5 मिनट तक वो धीमी आवाज में उन्हें कुछ समझाता रहा। जब वो चुप हुआ तो सबके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। वाघमारे ने जल्दी जल्दी 3-4 फोन मिलाए, कुछ हिदायतें दी और कुछ सामान लाने के ऑर्डर दिए। फिर बैठकर किसी का इंतजार करने लगा। साहिल, फैजल और अनवर तैयार होने चले गए। कुछ देर में एक सिपाही सारा सामान लेकर आ गया और सब लोग बाहर जाकर जीप में बैठ गए। अजय के घर पहुंचकर वे चारों जब ड्राइंग रूम में पहुंचे तो मिसेज मनचंदा उनका ही इंतजार कर रही थीं। आइए आइए,
मैंने सुना है कल गांव में बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए, क्या ये सच है? और वो उस पहेली का कोई हल सूझा तुम्हें फैजल? क्या उसी के लिए तुम्हें वो फाइल चेक करनी है? जी हाँ आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें एक कागज ऐसा है जो इस पहेली को हल करके हमें कातिल की सही पहचान बता सकता है। आओ तुम खुद ही देखकर निकाल लो जो फाइल तुम्हें चाहिए। अजय के कमरे से नीले रंग की एक फाइल को लेकर वे फिर से ड्राइंग रूम में आ गए। तुम इसे चेक करो, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन में चली गईं। कुछ ही पल बीते थे कि अचानक पिछले दरवाजे से बड़े बड़े जूतों वाला एक नकाबपोश दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुआ जहां वे चारों फाइल पर झुके उसमें कुछ ढूंढ रहे थे। उसके दोनों हाथों में 2 रिवॉल्वर थे जिन पर साइलेंसर लगे हुए थे। फाइल पर झुके चारों लोगों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा ही था, किसी को पलक झपकाने का भी मौका दिए बगैर उसने धड़ाधड़ 4 गोलियां चारों के सीनों में उतार दीं। दर्द भरी चीखों के साथ कटे पेड़ों की तरह वे नीचे गिर पड़े। जितनी फुर्ती के साथ नकाबपोश अंदर आया था उतनी ही फुर्ती के साथ बाहर की तरफ लपका, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अचानक 8-10 आदमी प्रेतों की तरह न जाने कहाँ से प्रकट हुए और उन्होंने उसे घेर कर बुरी तरह जकड़ लिया और रिवॉल्वर उसके हाथ से छीन लिए। वो ठीक से कुछ समझ पाता इससे पहले ही चारों ओर से उस पर घूंसे थप्पड़ों की बौछार होने लगी और उसके हाथ पांव मजबूत रस्सियों से बांध दिए गए। वो उन बंधनों में बुरी तरह मचल ही रहा था कि सामने पड़ी चारों लाशें अपने कपड़े झाड़ती हुई उठ खड़ी हुईं। उन सबके चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट थी। क्यों, कैसी रही यास्मीन आंटी? साहिल ने एक आंख दबाते हुए पूछा। फैजल ने उनका नकाब खींचकर दूर फेंक दिया। आपने क्या समझा था कि हम सब गोलगप्पे हैं जो आप 1 मिनट में गटक जाएंगी? उसने शर्ट का एक बटन खोलकर अंदर पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमें हजम करना इतना आसान नहीं है। यास्मीन के गले से एक गुर्राहट निकली। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने ये सब बनाने में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और तुम लोगों की वजह से एक पल में सब तहस नहस हो गया। मतलब आप बहुत छोटी उम्र से ही इन सब कामों में लगी हुई थीं? वाघमारे हैरानी से बोला। हाँ, लगी हुई थी। अनाथ आश्रम में रहते हुए मेरी पहचान इन लोगों से हुई थी और तभी से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। क्या आपको पता था कि अजय सीक्रेट एजेंट है? अगर पता होता तो क्या मैं उससे शादी करने की गलती करती? यहाँ रामगढ़ में आकर बसने की जिद भी मैंने ही उससे की थी ताकि मुझे अपना काम करने में आसानी रहे। अगर मुझे जरा भी भनक होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या अजय के लापता होने में भी आपका हाथ था? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं और मेरे आदमी तो खुद उसे ढूंढ रहे थे। न जाने कब उसे यहाँ चल रही गतिविधियों पर शक हो गया और एक दिन मेरे एक आदमी का पीछा करते करते वो मेरे अड्डे तक पहुंच गया। जब वो वहां से वापस निकल रहा था तो मेरे एक आदमी ने उसे देख लिया और मुझे खबर दी, लेकिन मेरे आदमी को ये नहीं पता था कि अजय ने वहां कोई रिकॉर्डिंग भी की है। खबर मिलते ही मैंने अपने आदमियों को हिदायत दी कि उसका पीछा करके उस पर नजर रखें और अगर वो पुलिस के पास जाने की कोशिश करे तो वहीं उसका काम तमाम कर दें। मैंने सोच लिया था कि अगर वो पुलिस के पास न जाकर सीधे घर आया तो आते ही मैं उसे खत्म कर दूंगी, लेकिन वो कमबख्त न घर आया न पुलिस स्टेशन गया। उसे शायद रास्ते में ही पता चल गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने एक पब्लिक बूथ में घुसकर किसी को फोन किया, लेकिन जिससे वो बात करना चाहता था वो आदमी 15-20 दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। बूथ के बाहर खड़ा मेरा आदमी सारी बातें सुन रहा था। फोन पर बात करने के बाद वो कुछ निराश हो गया और बूथ से निकलने के कुछ ही देर बाद मेरे आदमियों को चकमा देकर न जाने कहाँ भाग गया। ओह, अब समझा, बीच में ही साहिल बोला। अपना पीछा किए जाने की बात पता चलते ही वो समझ गया होगा कि वो उन लोगों की नज़र में आ चुका है और अब वे उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उसने अपने पुराने चीफ को फ़ोन किया होगा ताकि वो मेमोरी कार्ड उन्हें सौंप सके, और जब वो नहीं मिले तो उनके वापस लौटने तक 15-20 दिनों के लिए मेमोरी कार्ड को इन लोगों से बचाकर रखने के लिए उसने अलग अलग भेष बदलकर ये सारा सेटअप किया। तभी तो हम उसे पकड़ नहीं पाए। उसी दिन मैंने उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। अब मेरे आदमियों के साथ साथ पुलिस भी उसके पीछे लगी थी। 7 दिन तक हम उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो तो गधे के सिर से सींगों की तरह गायब ही हो गया।
8वें दिन मुझे उसके अस्तबल में होने की खबर मिली और मैं वहां पहुंच गई। मैंने जानबूझकर बड़े साइज के मर्दाने जूते पहने थे ताकि मुझ पर किसी का शक ना जाए। मुझे इस रूप में देखकर पहले तो वो दुखी और हैरान हुआ, लेकिन जल्दी ही संभल गया। जिस तरह से उसने मुझसे मुकाबला किया उसे देखकर मैं हैरान थी। ये बात तो दूर दूर तक मेरे दिमाग में थी ही नहीं कि वो एक सीक्रेट एजेंट होगा। उसके दांव पेच देखकर मैं हैरान थी। बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे उसे मारने में, किसी तरह काबू ही नहीं आ रहा था। गिरते गिरते जब उसने अपनी नकली मूंछ और भवें उतारकर फेंकी, तब मैं उसकी ये चाल समझ नहीं पाई। वो तो बाद में पता चला कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसके पहले के जानने वाले लोग उसे आसानी से पहचान सकें। मरते मरते उसने मुझे एक और धोखा दिया। दूसरी गोली लगने के बाद उसने सांस रोककर ऐसा नाटक किया जैसे मर गया हो। अच्छी तरह चेक करने के बाद उसे मरा समझकर मैं वहां से निकल गई और उसके बाद कमबख्त ने वो संदेश लिख दिया। सुबह पुलिस का फोन आने पर जब मैं रोती पीटती वहां पहुंची तो उस मैसेज को देखकर चौंक पड़ी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। इसीलिए मैंने तुम लोगों के पीछे 24 घंटे अपने आदमी लगा दिए ताकि तुम्हारी सारी रिपोर्ट मुझ तक पहुंचती रहे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? फैजल मुस्कुराया। मुझे जब से ये पता चला था आंटी जी कि अजय सीक्रेट एजेंट था, तब से मुझे कुछ बातें बार बार खटक रही थीं। एक तो ये कि उन्हें ये लंबा चौड़ा सेटअप करने की क्या जरूरत थी और इसे उन्होंने अंजाम कैसे दिया। दूसरी बात, जो आदमी इतना बड़ा राज इतने लाजवाब तरीके से बताकर गया, वो अपने खूनी का नाम क्यों नहीं बताकर गया? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नाम हमारे बिल्कुल सामने ही कहीं है, बस नजर नहीं आ रहा है। रेड के बाद पुलिस स्टेशन से घर आते वक्त भी मुझे यही सब बातें परेशान कर रही थीं। आज सुबह जब इंस्पेक्टर अंकल ने बताया कि मरते वक्त यूसुफ के चेहरे पर हैरानी और कन्फ्यूजन के भाव थे, तो मेरा माथा ठनका। मरते वक्त चेहरे पर ऐसे भाव होने का सीधा सा मतलब ये था कि वो कातिल को पहचानता था। अब इस गांव में वो किसी और को तो जानता नहीं था, इसलिए मेरा शक सीधा अजय की बीवी पर गया। उसी समय मेरे दिमाग में एक और बात आई। अगर अजय ने कहीं कातिल के बारे में कोई हिंट छोड़ा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके आखिरी मैसेज में ही हो सकता है। मैंने उसे निकालकर दोबारा से चेक किया और मेरी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं जब मैंने देखा कि उसने उसमें बिल्कुल साफ साफ कातिल का नाम लिख रखा था। इतना कहकर उसने कागज की एक पर्ची निकालकर यास्मीन के आगे रख दी, जिसमें अजय का आखिरी मैसेज लिखा हुआ था। ये देखिए, जब पूरा मैसेज स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो बीच में MNIYS और A ये 6 अक्षर कैपिटल लेटर में क्यों लिखे गए? अजय जैसे जीनियस ने अगर इनको ऐसे लिखा है तो वो बेमतलब तो कतई नहीं हो सकता। मैंने इन पर थोड़ा दिमाग लगाया और पाया कि अगर इन्हें अनजम्बल किया जाए तो उनसे एक नाम बनता है और वो है यास्मीन। काश ये बात मुझे पहले सूझ गई होती तो बेचारे यूसुफ अंकल को जान से हाथ न धोना पड़ता। खैर, जो हुआ सो हुआ, ले चलो इन्हें। और सब लोग संतोष की मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल आए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।